मैंने 2 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2 दिन सिनेमा घरों में हाउसफुल रहता है, तीसरे दिन सुनने में आता है कि फिल्म की टिकटें तो सारी बिक गई है, लेकिन फिल्म के हॉल के अंदर फिल्म लग नहीं रही है, शो कैंसिल हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो शायद एक 20-25 दिन के अंदर शूट कर देते हैं। हाँ। 2-3 महीने के अंदर उनकी मूवी आ जाती है, साल में 2-3 मूवीज़ आ जाती है और सब्सिडी भी जल्दी आ और जाती है। सब्सिडी भी जल्दी आ जाती है। छीन लो ये पवन, वो उड़ना लौटा दो, मेरे बचपन के दिन वापस लौटा दो। बॉलीवुड की फिल्म जब उत्तराखंड के अंदर बनती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनकी फिल्म को प्रमोट करते हैं, बाकायदा उनका पोस्टर लॉन्च करते हैं, ट्रेलर लॉन्च करते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, अपने पेजेस में डालते हैं। तो क्या टिंचरी माई को उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिला? गढ़वाली सिनेमा बन रहा है, बहुत सारे सिनेमाज बन रहे हैं, लेकिन पोस्टर का सेंस तक नहीं है किसी को। कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि ऐसा भी चलता है कि लोग सिर्फ सब्सिडी के लिए भी फिल्म बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? शायद मदर के जाने के बाद इंसान टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने देहरादून अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो गेस्ट आए हैं वो फिल्म जगत से जुड़े हैं और ख़ासकर उत्तराखंड सिनेमा से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हाल फिलहाल में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म टिंचरी माई, जिसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया गया है, एक ऐसी महिला के बारे में बताया गया है जिन्होंने शराब के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस फिल्म के अंदर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करा है एज एन एसोसिएट डायरेक्टर का। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्वागत करता हूं प्रत्युष कौशल जी का। प्रत्युष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि सिनेमा से मैं भी काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और आज जो सेकंड पॉडकास्ट हमारा है उसमें सीधा हमारे साथ एसोसिएट डायरेक्टर टिंचरी माई के मौजूद हैं। प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपकी फिल्म जो है उत्तराखंड में, बॉम्बे में, दिल्ली में, जहाँ भी लगी हुई है वहाँ पे हाउसफुल हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे क्या ट्रिक है हाउसफुल करवाने की? आपने कैसे हाउसफुल करवा दिए शो? क्योंकि उत्तराखंड की फिल्में हम ज़्यादातर देखते हैं, उनको देखने वाले जो श्रोतागण हैं वो बहुत कम है, मतलब वो यूट्यूब में देख लेते हैं, लेकिन सिनेमा हॉलों में बहुत कम लोगों की आवाजाही रहती है उत्तराखंड वालों की। लेकिन इस फिल्म को आपने इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया, उसके बाद हाउसफुल कैसे किया, ये बताइएगा। देखिए, हाउसफुल हमारे ऊपर नहीं होता है, वो तो ऑडियंस है, जिस ऑडियंस का प्यार है और लोगों का, हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों का प्यार है, जो लोग आए, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने लोगों का जो पहले दिन आए, जिन्होंने हाउसफुल किया, और आप भी आए थे उसमें। और मुझे लगता है कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। बेसिकली क्या है, ये पहली एक हिंदी फिल्म है जो मेरे हिसाब से, इतना मैं मानता हूँ, भले मुझे इस इंडस्ट्री में 3-4 साल हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये टेक्निकली सबसे बढ़िया फिल्म है। सिर्फ मैंने काम किया है इसमें, इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है टेक्निकली। अब फ्लॉज तो बहुत निकल जाते हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो यही रीज़न है। और बाकी ये टॉपिक ऐसा था टिंचरी माई का, इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक जुड़े हुए थे, जैसे भू कानून हो गया और शराब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि शायद आपने भी टिंचरी माई के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने भी नहीं पढ़ा था, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। इतिहास हमसे इतना छुपाया जाता है, कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने उस टाइम पे किया था। मैं वाकई में कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ फिल्म का, वाकई में मैं कहूँगा उत्तराखंड सिनेमा के अंदर कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म थी ये, क्योंकि जो विजुअली आपने रिप्रेजेंटेशन करी है फिल्म की और जो उसमें एक्टर्स ने काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है। प्रत्युष भाई, ये तो बात होगी कि एक्टिंग अच्छी थी, कहीं ना कहीं इतिहास फिल्म के अंदर बताया गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आती है, फिल्म के बैकग्राउंड में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, 2 दिन सिनेमा घरों में हाउसफुल रहता है, तीसरे दिन सुनने में आता है कि फिल्म की टिकटें तो सारी बिक गई है, लेकिन फिल्म के हॉल के अंदर फिल्म लग नहीं रही है, शो कैंसिल हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली जनरली मैंने देखा है, और आपने शायद भी देखा होगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन के कोई भी मूवी के टाइमिंग सेम रहते हैं। हाँ। और फिर मंडे से चेंज हो जाते हैं। कई बार सेम भी रहते हैं, लेकिन मंडे टू थर्सडे सेम रहते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चेंज होते हैं। ठीक है। तो 3 दिन के जो हमें टाइमिंग्स दिए गए थे, वो 12 बजे का शायद पैसिफिक मॉल में दिया गया था, 12:50 का पीवीआर मॉल ऑफ देहरादून में दिया गया था, और स्टार सिनेमा में शायद 3:55 या 4 बजे के आसपास का शो था। तो पीवीआर मॉल ऑफ देहरादून और पीवीआर पैसिफिक, हमारा फर्स्ट डे ऑलमोस्ट हाउसफुल था। दूसरे दिन भी लगभग हाफ सीट्स हमारी चली गई थी। तीसरे दिन हमारा टाइमिंग ही बदला गया, मतलब दूसरे दिन मैंने दिन तक देखा था, उसमें कुछ टिकट सोल्ड आउट थे और शाम को उसमें टाइमिंग ही हटा दी गई। अच्छा, ऐसा किसने किया, क्यों हुआ ऐसा?
अब पर्टिकुलरली हम किस पे ब्लेम डालें ये नहीं पता, लेकिन समझ में नहीं आया कि हमारी फिल्म के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब दूसरे दिन आप पहले दिन हाउसफुल है, दूसरे दिन भी फिल्म अच्छी परफॉर्म कर रही है, तीसरे दिन ऐसे फिल्म को हटाना तो जायज़ नहीं है। आपको कोई नोटिस दिया गया था पीवीआर वालों के थ्रू कि हम फिल्म को कैंसिल कर रहे हैं, या फिर किसी ने आपको सूचना दी थी कि हम फिल्म मतलब आपका शो नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से हमने जब चेक किया कि इसमें शो के टाइमिंग ही गायब है। बुक माई शो में गायब हो रखा था टाइमिंग? जी, बुक माई शो में टाइमिंग ही गायब हो गई। तो आपने पूछा तो क्या जवाब आया वहाँ फिर से? हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो मुंबई में है वहाँ से कांटेक्ट किया। अच्छा। तो उन्होंने यही बोला है कि सेकंड डे उतना हाउसफुल नहीं था। वो कह रहे थे कि जो बड़ी फिल्म्स है बंगाल फाइल्स और जो दूसरी आई थी बागी 4, वो परफॉर्म अच्छा कर रही है। वो तो मैंने देखा था, उससे ज़्यादा तो शायद आपके शो की टिकट्स बिक रखी थी। हमारी शो के एडवांस टिकट्स उससे ज़्यादा थी। हैरानी की बात है। और हमें करीब 2 घंटे पीवीआर पैसिफिक मॉल में रहना पड़ गया। 3 घंटे हमें पीवीआर मॉल ऑफ देहरादून में हमारी लगातार बातचीत गई, और रात को 8-9 बजे शो के टाइमिंग दिए जा रहे हैं। अब कोई भी होगा तो वो दिन तक जनरली क्या है बुक माई शो से कम करते हैं टिकट्स। बेसिकली उसमें कन्वीनियंस भी है, और लोग देखते हैं टाइमिंग्स, सोचते हैं नेक्स्ट डे हम चले जाएंगे। जनरली आपने एक बार चेक किया, फिर शायद आप फिर से चेक भी नहीं करते होंगे कि अगले दिन वहीं जाके देखेंगे, वहीं करेंगे। तो ये रात को अगर आप टाइमिंग्स दे रहे हैं, लोगों को मन में तो यही, लोगों को पहली बात तो ये जो आम जनता है उन तक ये बात पहुंचेगी नहीं। हम कैसे तक पहुंचाएं? कितने लोग हैं देहरादून में देखने वाले, ऑडियंस है जो देखना चाहते हैं, पर उन तक ये बात पहुंचेगी कैसे जब तक इतनी लेट वो हमें टाइमिंग दे रहे हैं 8-9 बजे की। 8-9 बजे हमें कल अगले दिन का शो मिल रहा है, और वो भी 9:30 बजे का पीवीआर पैसिफिक में दिया गया। इतनी लेट भी जनरली लोग जाते नहीं हैं। लेडीज़ हैं घर में, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो 9:30 बजे के टाइमिंग प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से पीवीआर मॉल ऑफ देहरादून हमें थर्ड डे दिया गया, और थर्ड डे भी हमारा हाउसफुल था। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लोचा है। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, उत्तराखंड के अंदर शराब जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है सरकार के लिए इकोनॉमी जनरेट करने में। आपकी फिल्म भी शराब के विरुद्ध थी, कहीं ना कहीं टिंचरी माई ने शराब को बंद करने का एक आंदोलन किया था। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो शराब के ऊपर गलत चीज़ें नहीं देखना चाहते, नेगेटिविटी नहीं देखना चाहते? अब इस पे हम ब्लेम नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास सबूत नहीं है हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये शराब विरोधी फिल्म नहीं है, तिंचरी माई की कहानी ही यही थी कि वो शराब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। जो जैसे कि आपने फिल्म में देखा कि शराब की वजह से कितने घर जो हैं बर्बाद हो रहे थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी कोई उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की बात तो मैं क्या करूँ, बॉलीवुड की फिल्म जब उत्तराखंड के अंदर बनती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनकी फिल्म को प्रमोट करते हैं, बाकायदा उनका पोस्टर लॉन्च करते हैं, ट्रेलर लॉन्च करते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, अपने पेजेस में डालते हैं। तो क्या टिंचरी माई को उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिला प्रमोशंस में? देखिए, हमने अप्रोच करने की कोशिश करी, पर जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में अभी इतनी आपदाएं आई। हाँ, धराली तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ पर व्यस्त हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि इस समय जनता की सेवा करना ज़्यादा अच्छा है बजाय फिल्म प्रमोट करने के। तो प्रत्युष भाई, ये तो बात की हमने टिंचरी माई की, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर आपने इस फिल्म के अंदर काम किया। मैं ये जानना चाहूँगा, एक फीचर फिल्म को बनने में कितना टाइम लगता है करीबन, अगर हम A to Z की बात करें, फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिलीज तक कितना वक्त लगा और कितनी मेहनत लगी? देखिए, और कितनी दिक्कतें आई? देखिए, यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो शायद 20-25 दिन के अंदर शूट कर देते हैं। हाँ। 2-3 महीने के अंदर उनकी मूवी आ जाती है। साल में 2-3 मूवीज़ आ जाती हैं, और सब्सिडी भी जल्दी आ जाती है। सब्सिडी भी जल्दी आ जाती है। तो अच्छा काम करना है आपको और प्रोफेशनल काम करना है तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल तो हम लग ही जाता है। अगर अच्छी हमारा भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बीच में लग ही गया प्री प्रोडक्शन से मिलाकर। शायद हमारी छोटी बजट की फिल्म थी तो सेंसर वगैरह में थोड़ा समय लग गया, 2-3 महीने सेंसर में लग गए। और BGM होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें होती है, डबिंग होती है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अब बनाने को तो आजकल जिसके पास कैमरा है वो सोचता है कि हम फिल्म बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, पूरा प्रोसेस होता है, सीखना पड़ता है चीज़ों को। तो प्रत्युष भाई, मैं जानना चाहूँगा, आपकी ये पहली फिल्म एज ए एसोसिएट डायरेक्टर थी? जी। इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट किया था बॉलीवुड में या फिर उत्तराखंड सिनेमा के अंदर? मैंने कुछ फिल्म्स में एज एन एक्टर काम किया है। अच्छा। और इससे पहले मैंने हमारे जो KD उनियाल जी हैं, सर हैं, उन्हें शॉर्ट फिल्म असिस्ट किया था। अच्छा। 2 प्रोजेक्ट्स में, 2-3 प्रोजेक्ट्स में मैं उनके साथ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन फीचर फिल्म के तौर पे आपकी पहली फिल्म है एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। एज एन एसोसिएट डायरेक्टर आपने पहली फिल्म करी। सीधा एसोसिएट डायरेक्टर एक फीचर फिल्म के अंदर करना, इससे पहले भी आपने असिस्ट किया था, लेकिन एज एन एसोसिएट डायरेक्टर फिल्म के अंदर आना कितनी बड़ी बात होती है। और
मैं तो कहूँगा कितने पापड़ बेलने पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए, हकीकत बताइएगा। कि काफ़ी लंबी कहानी है। आप बताइए। बेसिकली मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कोसों दूर था। अच्छा। मुझे इससे रूबरू भी नहीं था। 3-4 साल पहले मैं एक अपने फ्रेंड के बेकरी में जॉब करता था। अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट डे का वीक ऑफ था। हाँ। तो किसी ने डाल रखा था इंटरनेट पे कोई फेसबुक पेज में कि रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर आर्टिस्ट, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट नहीं बैकग्राउंड आर्टिस्ट फॉर राजकुमार राव फिल्म। उस समय गन्स एंड गुलाब्स यहाँ शूट हो रही थी। तो राजकुमार राव जी जो थे वो उनकी फिल्म थी, उनकी वेब सीरीज़ थी गन्स एंड गुलाब्स, तब यहाँ शूट हो रहा था। तो मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया। अच्छा। मैंने बोला देखते हैं कि कैसा रहता है। किस्मत आजमाते हैं। किस्मत आजमाते हैं, किस्मत के आजमाते हैं। मेरा वो था और बेसिकली मैंने सोचा कि देख भी लेते हैं। वो पेमेंट भी मिल रही थी। अच्छा। पहले उन्होंने बोला 12 घंटे की शिफ्ट है, फिर उन्होंने बोला, फिर बाद में बात हुई नहीं कि आपके लिए 5 घंटे कर दिया। वो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे हम तो नए थे तो हमें लगा शायद हमारे लिए कर दिया होगा, हमें हकीकत पता नहीं थी। तो वहाँ गया तो वो मोमेंट होता है ना कि आपने देखा होगा वहाँ सिनेमा का एक, अगर आपने गन्स एंड गुलाब्स देखा होगा, एक सिनेमा का सीन था जिसमें राजकुमार राव और उनके फ्रेंड वापस आ रहे हैं। उस वाले सीन में हम थे। अच्छा। मैं था और मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स गए थे। अच्छा। तो वहाँ जाके वो मोमेंट रियलाइज़ होता है ना कि यही तो मैं था। जैसे तमाशा मूवी है, अगर आपने देखी हो, तो वहाँ जाके रियलाइज़ हो, वो मैं मोमेंट भूल ही नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी उसके बाद से पलट गई। मतलब सब समझ में आया कि हाँ मैं इसके लिए ही बना था, सिनेमा के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना था। मैं बेसिक राइटिंग करता था, मैं पोइट्री लिखता था, लेकिन एक्टर में कैसे आ गया, एक्सीडेंटल एक्टर बन गया। और फिर मुझे काम भी एक वेब सीरीज़ में मैंने काम किया। वो वेब सीरीज़ खैर अभी तक आई नहीं। देहरादून के ही थे जिन्होंने बनाई थी। अच्छा। और उन्होंने उस तारीफ़ करी, उन्हें अच्छा लगा। अच्छा। उसमें जो डीओपी थे वो धीरज बत्रा जी थे, जो कि थिएटर एक्टर रहे हैं। उन्हें मेरा काम अच्छा लगा। अच्छा। तो मुझे लगा थोड़ा और ट्राई करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। मैंने फिर मैं रैपिडो चलाता था। अच्छा। बाइक टैक्सी। अच्छा। तो रैपिडो बाइक टैक्सी में मुझे केडी उनियाल जी मिले। अब रैपिडो में बाइक अच्छा। टैक्सी में। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मैं ऐसी बात हो रही थी कि किसके साथ थिएटर किया। मैंने बोला थिएटर तो नहीं, मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके साथ मैंने किया है। तो ये बात आपकी बाइक पे चलते चलते हो रही है? बाइक में ही चलते चलते हुई। और उन्होंने फिल्म्स भेजी। मैं जनरली बहुत लोग भेजते हैं, मैं देखता नहीं, उनकी मैंने सारी फिल्म्स देखी। फिर ऐसे ऐसे कांटेक्ट हुआ। और फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू एक मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, फिर हमने मिल के बनाई। तो इससे हमारी बातचीत बनी। और मुझे आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इंसान को कभी वो जड़ नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ से वो पहुँचा है। और मैं उनसे एक ही सवाल पूछा था कि आपने मुझे एज एन एसोसिएट रखा क्यों? क्योंकि आपने तो इतने साल थिएटर किया है, सही बात आपने पान सिंह तोमर में असिस्ट किया है, बुलेट राजा, साई बीवी गैंगस्टर रिटर्न में वो किया है, असिस्ट किया है। तो उन्होंने बोला तुम्हारी ईमानदारी, ऑनेस्टी अच्छी लगी मुझे। ऐसी हमारी कहानी शुरू हुई। मैं इसके साइड में एज एन एक्टर मैं करता रहा काम, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला। एक वेब सीरीज़ आई थी अभी राघव जुयाल की 11-11, उसमें भी मैंने 3 दिन का फीचर रोल किया था। अच्छा। एक मैंने कैरेक्टर रोल अभी लेटेस्ट भाभी जी घर पर हैं सीरियल आता है, उसकी फिल्म शूट हुई थी अभी। जी, उसमें भी ऐसे मैं अपना काम करते रह रहा हूँ, पर मेरे पास कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी चीज़ें। तो एज एन एक्टर बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ जो किस्मत पे है। बहुत सुंदर एक, मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है कि कैसे रैपिडो में चलते हुए आपकी बात होती है, फिर एक एसोसिएट डायरेक्टर बनना है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल जर्नी है लोगों के लिए, मतलब एक इंस्पिरेशन हो आप। मैं ये जानना चाहूँगा प्रत्युष, फिल्म ऐसी चीज़ है जो सालों में कभी कभार बनती है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं फिल्म बनाने में। लेकिन ऐसा जैसे अभी टिंचरी माई आपकी फिल्म बन गई, अब ऐसा तो है नहीं कि कल से आप एक और फिल्म बनाने चले जाओगे। तो जो बाकी फ्री टाइम होता है उसमें एक्टर्स, मैं बाकियों को तो नहीं जानता, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ बाकी टाइम में आप क्या करते हो फॉर योर ब्रेड एंड बटर? उसके अलावा मैंने बेसिकली, पता नहीं आप जानते हैं, मेरे ग्रैंडफादर पद्मश्री अवधेश कौशल जी थे। अच्छा। तो ये चीज़ फैमिली बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं अपने पैर पे खुद खड़ा हूँ। मतलब किसी का नाम लेके आप? किसी का नाम लेकर मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, मैं खुद अपने दम पे ही करना चाहता था। तो मैंने जो स्टार्ट करी, बहुत सारे ऑड जॉब्स करे, मैंने इंश्योरेंस का भी काम किया। अच्छा। और मैंने अपना ग्रोसरी स्टोर भी खोला। अच्छा। फूड बिजनेस भी जो क्लाउड किचन से भी किया हमने। अच्छा। काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, पर वो जस्ट फॉर ब्रेड एंड बटर होता है। ओके। मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरा। लेकिन मतलब जो पैशन है वो एक्टिंग के अंदर ही है। पैशन बाद में मतलब 3-4 साल पहले जब ये चीज़ तब रियलाइज़ हुआ मुझे। तो अभी फिलहाल आप साथ साथ में क्या कर रहे हैं?
फिर मैंने जोमेटो जो फूड डिलीवरी में काम किया, स्विगी में काम किया, फिर रैपिडो में काम किया, बाइक टैक्सी। अब मैं 4 व्हीलर ओला, रैपिडो और कार टैक्सी चलाता हूँ जब मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, और जब प्रोजेक्ट्स होता है प्रोजेक्ट्स करते हो? जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो तो प्रोजेक्ट्स। बहुत ही मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे लिए दोस्तों। हम कहते हैं कि बॉम्बे जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे तभी काम मिलेगा। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी काम कर सकते हैं अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। आपके कॉन्टेक्ट्स अगर आप बना पाएँ, अगर आप मेहनत कर पाएँ तो कहीं पे भी रह के आप मेहनत कर सकते हैं। ये आप बात मानते हो? मतलब आप बॉम्बे भी जा सकते थे अगर ये सब करना, लेकिन आप यहाँ बैठ के उत्तराखंड सिनेमा में काम करो और एज एन एसोसिएट डायरेक्टर आपने अपना मुकाम एक हासिल कर लिया है। तो क्या भविष्य में प्लानिंग है कि एक फिल्म सीधा डायरेक्टर के तौर पे आप बनाओ? मतलब होता है एक इंसान के अंदर एक होता है ना कि अंतिम पड़ाव ये है मेरा, यहाँ पे जाके मेरे को लगेगा कि मैं कुछ बन गया हूँ। तो आपका वो अंतिम पड़ाव क्या है जाना है? मेरा जो सपना था वो एज एन एक्टर ही था। मतलब जो मेरा मेन इंटरेस्ट होता है, मेन पैशन, जो सोल होता है कि आत्मा जो चाहती है वो एक्टिंग करना। लेकिन मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर की, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि एज एन एक्टर मैं इस्टेब्लिश हो पाऊँ। ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता है। तो अगर मैं ऑडिशन के लिए जाऊँगा, अपना टाइम मुझे देना पड़ेगा, तो टाइम इज़ मनी ऑल्सो, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं अब एक कोट है कि नदी के साथ बहते चले जाओ, गो विद द फ्लो। कि अब जैसा चल रहा है, काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा काम मिलता रहेगा, मैं करता रहूँगा। बेसिकली जैसे आपने बात करी फिल्म बनाने की, मुझे लगता है कि अभी सीखना है लोग कि कम से कम 8-10 साल और सीखूँ। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, आपको लग रहा होगा ये, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा सीखूँ, और शायद अगर कभी बनाने की इच्छा होगी तो 8-10 साल बाद कभी बना सकता हूँ। पर अभी सीखना है, मुझे सीखना है अभी। तो आपने बात करी कि आप पोएट्री भी लिखते थे शायद से। कुछ अगर 2-4 लाइनें हो जाए पोएट्री की आपकी जो आपको कुछ पसंद हो? 3-4 लाइनें मुझे याद अच्छा, है। मैंने ये तब लिखी थी, एक्चुअली मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2013 में। अच्छा। उसके बाद से मैंने कुछ पोइट्रीज़ लिखी थी, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं काफ़ी बार लिख के भूल भी जाता हूँ, और फिर मुझे लगता है मैंने लिखी थी। अच्छा। तो 2-3 लाइनें हैं। छीन लो ये पवन, वो पंख लौटा दो। छीन लो वो तैराक, वो समुद्र लौटा दो। छीन लो ये पवन, वो उड़ना लौटा दो। मेरे बचपन के दिन वापस लौटा दो। मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स भी याद नहीं है, ऐसे ही थे। कुछ पोएम्स आपको मेरी फेसबुक अकाउंट में भी शायद मिल जाएंगे। बहुत डीप मीनिंग है आपके पोएट्री की कहीं ना कहीं। तो प्रत्युष भाई, अभी फ़िलहाल आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है। अच्छा। वाइफ की मदर है। अच्छा। और पहले 2 बच्चे थे, 2 बच्चे मतलब मेरे डॉग्स हैं, लेकिन अच्छा। एक की अभी डेथ हो गई थी बोन कैंसर की वजह से। अच्छा। तो उसी की बेटी है डॉग, तो अच्छा। मैं मानता हूँ वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। बहुत सुंदर। प्रत्युष भाई, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे इंडिया से देख रहे हो इस वीडियो को, तो क्या वो पहली सीढ़ी होती है जिसे चढ़ना पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली सीढ़ी मेरे हिसाब से यही होती है कि आपको सीखना होता है। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, आप सेल्फ लर्नेड पर्सन भी बन सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जो मुझे यहाँ पे कमी लगती है लोगों में, उत्तराखंड के लोगों में, कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट वगैरह वो सीखना नहीं चाहते। अगर उन्हें 1-2 काम भी मिल गए तो वो इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो सीखना ही नहीं चाहते। सीधा ऊपर जाना है, सीधा ऊपर जाना है। और यहाँ तक कि हैरानी की बात है, हमने कुछ प्लान किया था, मैंने और केटी उनियाल सर ने, कि एक वर्कशॉप करते हैं। अच्छा। मतलब तब भी एक भी एंट्री नहीं आई किसी की भी। बहुत मिनिमम बजट था। यहाँ तो लोग फ्री में एक्टिंग सिखाना चाहते हैं, तब भी नहीं सीखना चाहते लोग। सबसे बड़े दुर्भाग्य देश में है, कोई भी चीज़ में लोग सिखाने वाले ज़्यादा हैं, सीखने वाले कम हैं। जैसे आपको गली गली में ट्यूशन्स वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें कितना आता है, सबसे बड़ी बात ये है। प्रत्युष भाई, हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर फिल्मों के लिए सब्सिडी एक बहुत ही बड़ा कारण भी रहता है लोगों का फिल्म बनाने का। कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि ऐसा भी चलता है कि लोग सिर्फ सब्सिडी के लिए भी फिल्म बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये तो हकीकत ही है ना? कि फिल्म जो सब्सिडी, जिस दिन सब्सिडी खत्म हो जाए, मेरे हिसाब से 95% फिल्म बना बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएंगी, ये तो रियलिटी है। अच्छा, एक बात बताओ, सब्सिडी जैसे बोलते हैं ना, कि क्या प्रतिशत सब्सिडी का रख रखा है उत्तराखंड सिनेमा के अंदर? जो हिंदी के लिए है शायद 30% है। अच्छा। और जो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए 50% हाँ, है। मैंने भी 50 पढ़ा था। तो क्या वाकई में 50% मिल जाता है? सच सच बताना। एक्चुअली इसका ज्ञात मुझे भी डिटेल में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी कुछ मिल जाता है। उसमें भी पूरी फिल्म नीति है, शायद 42 पेजेस की कुछ PDF भी है, उसमें आप बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। पर आगे आगे फिल्म भी, सब्सिडी भी तब मिलती है जब फिल्म अच्छी हो, लेकिन किसी की जान पहचान इधर उधर से हो तो काम तो हो ही जाता है। लेकिन सब्सिडी के पीछे काम नहीं करना चाहिए हमें। फिल्म एक आर्ट होता है, सिनेमा एक आर्ट है। अच्छा
फिल्म अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा फिल्म को एक आर्ट के तौर पे देखिए। लेकिन सब लोग यहाँ सब्सिडी के तौर पीछे पड़े हुए हैं, सब्सिडी मिल जाएगी। क्योंकि बिजनेस के साथ आर्ट जुड़ रखा है, लेकिन अगर आप पहले बिजनेस का सोचोगे तो वो आर्ट कहीं ना कहीं मर जाएगा। हकीकत बात है ये। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को कि सब्सिडी जो इंट्रोड्यूस कराई है इन्होंने, सब्सिडी के चक्कर में टूरिज्म बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। पर ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि सब्सिडी डिज़र्विंग लोगों को मिले। ऐसा नहीं है कि जो सब्सिडी बनाने के चक्कर में, सब्सिडी लेने के चक्कर में फिल्म बना रहे हैं। इतने टाइम से आप भी देखते होंगे कि गढ़वाली सिनेमा बन रहा है, बहुत सारे सिनेमाज बन रहे हैं, लेकिन पोस्टर का सेंस तक नहीं है किसी को। वो पता नहीं चलता फिल्म आती कब है, कहाँ आती है और कहाँ चले जाती है, पता ही नहीं चलता। वो फिर यूट्यूब पे पड़ी हुई मिलती है लास्ट में फिल्म में। आप अगर किसी फिल्म का पोस्टर भी देखेंगे तो वो सबकी खोपड़ियाँ डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यार मेरे को ऐसा लगता है कि हम बात करते हैं कि हम उत्तराखंड सिनेमा को विश्व विख्यात करेंगे, मतलब हमें अब उत्तराखंड सिनेमा को ऊपर उठाना है। अगर सब्सिडी के बारे में सोचते रहेंगे तो कहाँ से उत्तराखंड सिनेमा ऊपर जाएगा यार, ये बताओ आप। सब्सिडी सहयोग जरूर कर सकता है, लेकिन आपको ऊपर नहीं उठाएगा। तो क्या लगता है ऐसे कुछ चीज़ें आपको क्या लगती हैं जिससे उत्तराखंड सिनेमा हाइट्स पे जा सकता है? जैसे कि अभी इस वक्त कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है बहुत ही कम है, जो बन रही है फिल्में वो उस हिसाब की नहीं बन पा रही हैं जैसे आज के टाइम पे बन रहा है। आप नेपाल की फिल्म्स देखिए, कितनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। आप गुजरात का सिनेमा देखिए, आप बिहार का सिनेमा देखिए, वो भी मतलब बढ़ते जा रहे हैं, उनका सिनेमा अच्छा होता जा रहा है। उत्तराखंड में भी अच्छा हो रहा है। अभी गपरोल फिल्म आई थी, टिंचरी माई आई है, तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन के तौर पे फिल्में अच्छी होती जा रही है। लेकिन अगर हम प्योर गढ़वाली में आ जाएं, जो गाँव वाली फिल्में बनती हैं, जो बहुत सारे डायरेक्टर्स बना रहे हैं, उनको अगर हमें अच्छे लेवल पर ले जाना है, जैसे कैसे हो पाएगा? बेसिकली क्या है कि जो डायरेक्टर हो वो भी एक अच्छा एक्टर होना भी जरूरी है। डायरेक्टर को भी आर्ट की समझ होनी चाहिए। अब जैसे हमारे के डी निहाल जी, उन्होंने इतने साल थिएटर किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस हम डायरेक्टर बन जाएंगे, उन्हें एक्टिंग निकालना ही नहीं आता। आपने देखा होगा कि जो एक्टिंग होती है, जो आपने फिल्मों में, गढ़वाली फिल्मों में जितना देखा है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड सुधर रहा है शायद गपरोल के बाद, बिल्कुल ये सबका मानना है। लेकिन उससे पहले जितना आपने देखा होगा कि उन्हें एक्टिंग तक नहीं आती। एक रियलिस्टिक एक्टिंग होती है, नेचुरल एक्टिंग होती है, वो नहीं दिखती है। ओवर एक्टिंग। अब जैसे मैं सोचूं कि मैं कल एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे हुआ ही कितना टाइम है, 3-4 साल, शायद एक फिल्म में एज एन एसोसिएट। अगर मैं सोच गया, मैं उन चीज़ों की तरफ बढ़ गया तो मेरी ग्रोथ खत्म हो गई। मैं भी फिर एक रैट रेस में लग जाऊंगा, जो फिल्म की रैट रेस लगी है। अगर अच्छा सीखना है, अच्छा समझना है तो काफ़ी साल अभी और सीखना है और लोगों के साथ काम करना है। अच्छा, मज़ा किसमें आया आज तक उत्तराखंड की सिनेमा में काम करने में, कि जो बाहर से बॉम्बे से जो आते हैं उनके साथ काम करने में मज़ा आता है? उत्तराखंड के लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। अच्छा। और मुझे देहरादून से बहुत लगाव है, अपने शहर से, अपने राज्य से। तो मैं कभी यहाँ से गया नहीं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कि कुछ काम मुझे मिल रहा था जब मैं अगर फिल्म में नहीं था, कहीं और जॉब मिल रही थी, लेकिन मैं यहाँ देहरादून छोड़ के नहीं गया, क्योंकि देहरादून में एक अलग ही प्रेम है। और यहाँ के लोग समझते हैं, बॉम्बे के लोग भी आते हैं लेकिन वहाँ यूनिट बड़ी रहती है। यहाँ उत्तराखंड के लोगों के साथ अपनापन महसूस होता है। अच्छा, पैसे कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, उत्तराखंड सिनेमा में कि बॉलीवुड सिनेमा में? बॉलीवुड में फिर बीच में एजेंट्स भी है जो खा जाते हैं, ऊपर से आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ गलत है। अब ऊपर से कास्टिंग वाले होते हैं, मुंबई से कास्ट कर रहे हैं, फिर लोकल उत्तराखंड वो क्या करते हैं, उत्तराखंड के लेवल पे जो कास्टिंग होते हैं उन पर कोऑर्डिनेट करते हैं। उत्तराखंड वाले लोकल वालों पे वो करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के बाद सब कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो पैसा कैसे घूम फिर के आता है। अल्टीमेटली लगभग उत्तराखंड के फिल्मों में और बॉलीवुड के फिल्म में पैसा एक ही मिलता है एट लास्ट। वहाँ से आता ज़्यादा होगा। पर मज़ा एक्चुअली में उत्तराखंड के लोगों के साथ ही आता है। आप ये कह रहे हैं। अच्छा प्रत्युष भाई, हमने फिल्म की तो काफ़ी बात कर ली। आप देहरादून में रहते हैं, देहरादून अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है। देहरादून के बारे में अगर हम बात करें थोड़े गहराई में जाके, आपकी पैदाइश कब हुई थी देहरादून में? 97 में आप देहरादून में जो है बॉर्न हुए थे। ये रावल नर्सिंग होम है इसी रोड पे शायद। सच में? वहाँ मेरा भी जन्म हुआ था। तो देहरादून से लगाव आपने कहा बहुत है, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता। और हकीकत में जो भी देहरादून का रहने वाला होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि वो देहरादून छोड़ के कहीं भी जाए काम करने के लिए। वो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी खोल लेगा, लेकिन उसको बाहर जाने का मन नहीं करता। जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ दिखती है लोगों की भीड़, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह जब लोग दिखते हैं ना, तो फिर देहरादून याद आ जाता है, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ याद आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे देहरादून के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर कितने पेड़ कट रहे हैं, कितना कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि देहरादून की जो एक खूबसूरती थी और
जो एक उसका एहसास था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, आपने भी 97 से अब तक कितना चेंज देख लिया होगा देहरादून में। बहुत ज़्यादा। पिछले शायद 6-7 साल में इतने माइग्रेंट्स आ गए हैं बाहर के स्टेट से। मैं ये नहीं कहूँगा, इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और मैं स्टेट्स में कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि उत्तराखंड के एटलीस्ट 90-95% लोग अच्छे हैं। 5-10% आपको ख़राब मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर पहाड़ में फंस गए, ये बाहर के लोग भी मुझे कहते हैं, वो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का जब एनजीओ था वहाँ से कुछ इंटर्न्स आए थे, वो पहाड़ में किसी जगह पे फंस गए थे, उनकी कार ख़राब हो गई थी, तो पहाड़ी लोगों ने उन्हें अपने घर बुलाया, वहाँ सुलाया, उनकी इतनी हेल्प करी। शायद आप किसी प्लेन एरिया में जाएंगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, क्या होता है उल्टा उनको लूट भी लेता है। उनको कोई लूट भी ले। तो देहरादून में एक अपनापन है, उत्तराखंड के लोग अच्छे। जब से बाहर से माइग्रेंट्स आए हैं तो हमारी जो सिटी का हाल तो देखा ही है, स्टेट का हाल भी क्या हो गया है। ज़्यादातर आपका एक्सीडेंट्स में भी इन्वॉल्व वही दिखेंगे। हम HR DL रोड रेजेस जो होते हैं, लड़ने वाले ज़्यादातर बाहर के हैं। अब तो खैर यहाँ के लोग भी कुछ हो गए, लेकिन यहाँ सब मिक्स हो गए तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कैसा है। और उत्तराखंड के लोग हमेशा से अच्छे रहे हैं। अब इसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है, तभी भू कानून भी ज़रूरी है। भू कानून को लेकर आपको क्या लगता है, मतलब जैसे हिमाचल में भू कानून बहुत पहले से, जब से हिमाचल बना है, उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता आपको लगती है? जी, भू कानून आना चाहिए था यहाँ बहुत पहले जी। अब देर हो गई है, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। पर लगता नहीं अगर अभी भी आएगा तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है हाँ, ये कह सकता है कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि देहरादून को आपको भी पता होगा कि जो IAS वगैरह हो गए, जो सब रिटायरमेंट की एक सिटी मानते थे, सब लोग यहाँ सेटल होना, और अभी भी बाहर से जो लोग आते हैं वो ये सोचते हैं यहाँ सेटल हो जाए। लेकिन हमारे जो देहरादून की खूबसूरती है खत्म हो गई। जो ट्रैफिक है इतना ज़्यादा हो गया है, जो पेड़ आप जैसे कह रहे हैं कि कटने लग गए हैं। पिछले साल जो देहरादून का टेम्परेचर था 44-45 तक पहुंच गया था। और इस बार इस साल आप देखिए ना कितनी बारिश हो रही है देहरादून के अंदर, मतलब बाढ़ तक, मतलब रिस्पन्ना बिंदाल उफान पे है, जो मतलब हमारे देहरादून की एक तरीके से कहते हैं धड़कन हुआ करती थी, वो भी अब उफान पे आ गई। आपको लगता नहीं कि आगे जाके देहरादून के अंदर ये जो नदियाँ हैं और कोहराम मचा सकती हैं और दिक्कत पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो नदियाँ बिल्कुल शांत हो गई हैं और काफ़ी सालों से नहीं है, वो अपना रूप दिखा सकती है। बिल्कुल दिखा सकती हैं। और नेचर के साथ अब अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो आपको क्या लगता है प्रत्युष भाई, मेन कारण इन दिक्कतों का, ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर हम बोलेंगे, पूरे दुनिया के अंदर ही, तो हम अभी देहरादून को लेकर बात करते हैं, तो देहरादून में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पेड़ इतने काटे जा रहे हैं? मतलब क्यों इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ रही है देहरादून को? अब देहरादून में पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, बिल्कुल बढ़ती है, माइग्रेंट्स की भी बढ़ रही है, अब उन्हें अकोमोडेट करना। और जब भी आप ये सोचिएगा, जब फ्लैट्स बनना ज़्यादा शुरू हो गए हैं तो आप ये सोचिए कि जो जगह है वो तो बची नहीं अब फ्लैट्स में ही उन्हें अकोमोडेट करना है। और एक मेरे फादर के बिल्डर फ्रेंड थे, उन्होंने ये चीज़ बताई थी मुझे, मेरे फादर को, कि जो राजपुर के साइड का जो एरिया है, आपको यकीन नहीं होगा, उसमें ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है। तो आगे 10-20 साल में, अब ये बात कितनी सही है मैं नहीं कह सकता, कि जब तक मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मेरे पास कोई प्रूफ ना हो, लेकिन जितना मैंने सुनने में आया, तो राजपुर साइड जितने फ्लैट्स हैं वहाँ कुछ टाइम बाद पानी की कमी आ सकती है। अभी भी आ रही है शायद वहाँ तो फ्लैट इतने, मतलब हर 1 महीने के बाद कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया पोस्टर मेरे को देखने के लिए मिल जाता है वहाँ पे, कि अब ये वाला फ्लैट आ रहा है 2 BHK का, अब ये 3 BHK का आ रहा है, जहाँ से आपको मसूरी खूबसूरत दिखेगा। अरे आप देखेंगे कि हाँ मसूरी, वहाँ वो भी तो कंक्रीट बन गया पूरा का पूरा। तो मतलब आप देखें ना, मतलब डेवलपमेंट की आड़ में जो विकास के नाम पर जो ये विनाश हो रहा है, वो देहरादून को कहाँ लेकर जा रहा है? आपने हमारे उसमें डायलॉग सुना होगा कि विकास होना चाहिए पर विनाश के सर पे, हाँ, तर्ज पे नहीं। तो हमें कुछ ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचना चाहिए जो हमारे देहरादून के लिए ठीक है। आजकल आप रोड की भी हालत देखते होंगे कितनी खराब है, सब जगह खराब है रोड। अब सरकार कहती है कि भैया बारिश आ रही है, बारिश में तो ऐसा होगा ही होगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? बारिश के से पहले लगभग कुछ काम शुरू होते हैं रोड खोदने के, या फिर वोट डलने से पहले। हाँ, और फिर बारिश के बाद जो है वो, उसके बाद भी कहाँ काम होता है, बारिश ख़त्म होने के बाद भी आप नहीं देखते होंगे। और पहले अब जो रोड बनती है वो 1 महीने में ख़राब हो जाती है। अब वो टाइले वाली नई रोड बना रहे हैं, वो उसका आपने हाल देखा होगा, उस पर अगर ट्रक चढ़ गया तो वो फिर से टूट जाएगी, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन आपको हमारे जो उत्तराखंड की जनता के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, 2027 आने वाला है, आप देहरादून में रहते हो, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2027 में, आपको क्या लगता है किन प्रकार के लोगों की आवश्यकता है उत्तराखंड को इस वक्त? इस वक्त को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे उत्तराखंड में जो लगातार
स्पेशली देहरादून में जो क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, आपने अभी एक आर्टिकल पढ़ा होगा शायद, अनूप नौटियाल जी ने भी शेयर किया था, वो सबने शेयर किया था, टॉप 10 महिलाओं के लिए वो सबसे अनसेफ हो गए। तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर लगातार इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग पुलिस वालों को ब्लेम करते हैं, पर पुलिस वालों को ब्लेम करना अच्छा नहीं है। आप उनके जगह ड्यूटी करके देखिए, जो बेचारे होम गार्ड्स ट्रैफिक करते हैं, जो अगर कोई चिड़चिड़ा भी जाते हैं कभी, उनकी जगह आप करके देखिए, आप 1 घंटे भी नहीं करोगे, 1 घंटे में भाग जाएंगे। प्रत्युष भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार शायद आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, जब मैं एक बार चौक पे ट्रैफिक लाइट बंद हो रही थी वसंत विहार की, तो मैं वहाँ पे वो करने लग गया था, ट्रैफिक को मैं मतलब एक तरीके से संभालने लग गया था वहाँ पे। 1 घंटे में मेरी हालत टाइट हो गई थी वहाँ पे, 1 घंटे के अंदर। लेकिन 1 घंटे के बाद ट्रैफिक लाइट शुरू हो गई थी, तो मैं वहाँ से चले गया था। उत्तराखंड पुलिस ने भी शेयर करी थी वो पोस्ट। तो मतलब बहुत मेहनत का काम है, और हम सीधा क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं, भैया अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। अरे आप उसकी जगह जाके तो देखो, आपको पता चल जाएगा। प्रत्युष भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उत्तराखंड की तस्वीर को बदल सकते हैं आपके अनुसार? जी, मैं पॉलिटिकली जनरली ऑन कैमरा इतना बात नहीं करना चाहते आप, मतलब मैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम जो उत्तराखंड के अंदर एक बेहतर विकल्प हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी ट्राई किया, जैसे अनूप नौटियाल जी हैं, अगर वो करना चाहें, वो आना चाहते हैं। हमारे मोहित डिमरी जी हैं, हमारे जो लोसुन टोडेरिया जी हैं, अगर ये राजनीति में आए। बाकी इंसान कोई बुरा नहीं होता, शायद राजनीति बुरा कर देती तो कहीं ना कहीं आपको लगता है लोग भी राजनीति में आएंगे तो उनको भी उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको काम करना चाहिए। अब हमारी फिल्म में चाहे कोई पॉलिटिकल कोई मुद्दा है या कुछ है, किसी को ये नहीं देखना चाहिए। हमारी फिल्म तो है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की हित के लिए, और उत्तराखंड की संस्कृति इसमें दर्शाई गई है, तो मेरे हिसाब से सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो प्रत्युष भाई हमारे साथ यहाँ पे बने हुए थे। अब हम इस एपिसोड को जो है अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर जाते हैं। प्रत्युष भाई, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करूँगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा आपके टिंचरी माई फिल्म के लिए। आशा करता हूँ वो और ज़्यादा चले और उसके हाउसफुल्स हों आने वाले टाइम में। मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़ना चाहते हो या फिर वो कोई एक नॉर्मल इंसान हो, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस प्लेटफॉर्म से? मेरा ये मानना है कि आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे मोड़ थे, 2 दिन ऐसे थे मेरे ज़िंदगी में, लाइफ में, जब शायद मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि मैंने 2 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मेरी लाइफ के इतने मुश्किल दिन थे, और उस समय मैंने, लोगों ने, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, सब ने बोल दिया था अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। मैं काफ़ी मेंटल हेल्थ के उससे गया, और ट्रीटमेंट से, मेरा ट्रीटमेंट चला इतने साल मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स पे था। सिर्फ मैं कैमरे के उस पर ये नहीं कहना चाहता कि लाइमलाइट में आने के चक्कर में, लेकिन ये चीज़ है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में, और कभी ना कभी आपको अपना लाइफ का एक एम है, मिल जाएगा। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज तो इतनी हो गई, और लाइफ में आपको सपोर्टिव लोग भी मिल जाते हैं। मेरी वाइफ है, उसने भी एक स्ट्रगलिंग इंसान से शादी करी, भले मेरा बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन मैं अपनी लाइफ पे खुद चल रहा हूँ, अपने दम पे मैं कर रहा हूँ। और मैंने उसे यही बोला है कि देखो भाई, मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और साथ आपको देना, उसने मेरा साथ दिया। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको रास्ता अपने आप मिलते रहेंगे, आप स्ट्रगल करते रहें, आप लाइफ में अपना काम करते रहें, और सबसे बड़ी बात, अच्छा काम करते रहें, किसी का बुरा ना करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रत्युष भाई, वैसे खैर मेरे को नहीं लगता आप बताओगे, लेकिन आप बताना चाहोगे कि सुसाइड आपने क्यों अटेम्प्ट करा, इसके बारे में बात करना चाहोगे आप? जी, क्यों कोशिश करी थी आपने सुसाइड करने की? एक्चुअली 2013 में जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, उससे पहले भी मैं काफ़ी साल, मतलब मेरा डिप्रेशन रहता था, और वो टाइम ऐसा रहता है इंसान को उतनी समझ नहीं होती। तो मेरी क्या उम्र थी उस टाइम आपकी? मैं उस समय 15-16 साल का था। तो मेरी मदर ने भी सुसाइड किया था। अच्छा। उसके बाद काफ़ी ऐसा टाइम रहा जब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे था, ओवरडोज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, और मुझे नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी ये चीज़ खोल रहा हूँ, मैं इसलिए ये चीज़ ओपन कर रहा हूँ कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ से। तो मैं काफ़ी टाइम ऐसा रहा, मेरी मदर का वो रहा, और फिर मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जब एक टाइम था, मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहलिज्म में भी पहुँच गया था। उसके साथ मैं अपने पेन, एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हूँ, पेन किलर्स वगैरह मेरी चल रही है, तो मुझे उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, जब मैं
इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी लाइफ है आगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे क्यों ना अच्छा बनाए और अच्छा काम करें। सुसाइड अटैम्प्ट करने का मतलब मम्मी के बाद मम्मी जब चली गई थी उसके बाद आपने सुसाइड अटैम्प्ट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस रहती है और शायद मदर के जाने के बाद इंसान टूट जाता है। 2 बार अटैम्प्ट किया आपने? 2 बार अटैम्प्ट किया। और अगर आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, उस समय सिचुएशन इंसान की ऐसी रहती है, वो नहीं, उसे खुद ही नहीं पता। अभी 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 आपको वो मजाक लग रहा होगा कि अभी मैं सोचूंगा मैंने क्या किया, मैंने मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं जब पीछे झांकता हूँ तो मुझे लगता है कि वो टाइम ऐसा था कि मैं और अच्छा, मतलब उससे और अच्छी तरीके से डील कर सकता था। पर लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी भगवान दिखाता है वो अच्छे के लिए दिखाता है। और शायद मैं फिल्म लाइन से जुड़ा और अब मेरे लाइफ में ऐसा है कि मैं सब जो इंसान इस दौर से गुजर रहा होता है तो मैं उसे समझ पाता हूँ, उसकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं भी जितने लोग होते हैं अपने साथ में, जितने लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, तभी आपने एक फिल्म में काम किया, जब आपने बताया कि आप ये फिल्म में काम कर रहे हैं और इसमें आपको कुछ ऑडिशंस वगैरह, तो मैं लोगों की ऐसी हेल्प कर देता हूँ। तो प्रत्युष भाई, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करने के लिए भी जीवन में है, और आप एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन हो ऐसे लोगों के लिए जो जीवन में हार मान रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारी फिल्म जो टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और शायद आप भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो फिल्म का असली मज़ा है वो थिएटर में। बिल्कुल, आप फिल्म एक मेहनत से बनती है। बहुत से लोगों का ये सवाल रहा है कि आप यूट्यूब में कब डाल रहे हैं, आप इसमें कब डाल रहे हैं। जो फिल्म में आप थिएटर में देखते हैं ना, लोगों के साथ देखते हैं, हमारी एकता दिखती है, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। और ये फिल्म से इतनी मेहनत होती है ना, एक फिल्म बनने में पूरे 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत मैसेज प्रत्युष भाई की तरफ से हमें मिला। और टिंचरी माई वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। और सिनेमा घरों में जाके ये फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि जो मॉडर्न बच्चे हैं वो भी ये फिल्म देख सकते हैं, जिनको गढ़वाली समझ नहीं आती वो भी इस फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म पूरी तरीके से हिंदी में है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और प्रत्युष भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एज अ गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको लगता है कि प्रत्युष भाई आगे भी हमारे साथ ऐसी ही किसी पॉडकास्ट में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको प्रत्युष भाई की सबसे खूबसूरत बात कौन सी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और जल्दी मिलते हैं हम देहरादून अनफिल्टर्ड के तीसरे पॉडकास्ट के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।